नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ आने वाली एसयूवीज के बारे में। जी नहीं, इसके बारे में फिलहाल नहीं, क्योंकि ये अभी आने वाली नहीं है लेक्सस की ये क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक एसयूवी जो है। लेकिन हम बात करेंगे ग्रैंड विटारा की। वो आने वाली है, उसे चलाने का हमें मौका मिला। और इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक एसयूवीज की बात करेंगे जो मर्सिडीज लेकर आ रही है। तो आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में आपको ले चलेंगे एक टेस्ट ट्रैक के ऊपर, जहां चलाएंगे हम मारुति सुजुकी की आने वाली ग्रैंड विटारा। जानेंगे मर्सिडीज के हेड से कि कंपनी क्या कुछ सोच रही है इंडियन कार इंडस्ट्री के बारे में और कौन सी इलेक्ट्रिक कारें आने वाली हैं जल्द। इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के शौकीन हैं आप, तो फिर ओला S1 Pro के अपडेटेड वर्जन का टेस्ट राइड भी मिस मत कीजिएगा। इंडियन कस्टमर्स, हम और आप सभी एसयूवीज के प्यार में थोड़े पागल हैं इन दिनों। और हाल फिलहाल में एक जोड़ी वहाँ पर राज करती नजर आ रही है, क्रेटा और सेल्टोस की। एक जोड़ी और है जिसने चैलेंज किया था, टाइगून और कुशाक। लेकिन इस बीच एक और जोड़ी आ रही है जो दरअसल एक ही कार है, लेकिन दो अलग अलग मैन्युफैक्चर की बैजिंग के साथ आ रही है। उसमें से एक को चलाने का हमें बहुत ही खास मौका मिला। टोयोटा की हाईराइडर तो आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा भी लेके आ रही है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, तो मारुति के R&D सेंटर के ऊपर टेस्ट ट्रैक पर हमने चलाई ये लेटेस्ट ग्रैंड विटारा। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हमने एक गठजोड़ के बाद, एक टाई अप के बाद नई एसयूवी के बारे में सुना था। टोयोटा और सुजुकी ने टाई अप करके बनाई है कौन सी, हाईराइडर और ग्रैंड विटारा। और इस वजह से हमने विटारा ब्रेजा के नाम से हटते हुए देखा था। और इन दोनों ही एसयूवीज का अनवेलिंग हमने देख लिया है। उसमें जो फीचर्स हैं, उसमें जो इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, उस सब के बारे में पता है। और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ भी आ रही हैं, जो एक खास यूएसपी होगी इन दोनों एसयूवीज की। अब इन दोनों के लॉन्च में थोड़ा वक्त है, लेकिन हमें पता है कि मेरी तरह आपको भी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये चलती कैसी है। तो एक छोटे से ड्राइव पर जाने का हमें मौका मिला। और ये ड्राइव वाकई छोटा था टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम लोग मारुति सुजुकी के रोहतक में जो R&D प्लांट है वहां पहुंचे हुए थे। और वहां पे हमें नई वाली ग्रैंड विटारा चलाने का मौका मिला है। और इसके ड्राइव एक्सपीरियंस को फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हैं, रिव्यू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 5 से 6 लैप लिया होगा हमने। उनका जो ट्रैक है तो 5-5.5 किलोमीटर का वो ट्रैक है। और मोस्टली एक तो हाई स्पीड ट्रैक था और एक शहरी माहौल वाला ट्रैक था, लेकिन वो बिल्कुल खाली। हम लोग अकेले वहाँ पर पहुँचे हुए थे या हमें बुलाया गया था उस ड्राइव के लिए। तो फिर बहुत सटीक रिव्यू जिसे हम कहते हैं, रियल लाइफ या रियल टाइम, वैसा नहीं कहेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ओवरऑल फील क्या है नई ग्रैंड विटारा की। सबसे पहले आपको बताऊं कि जैसे आपको पता होगा, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दो इंजन ऑप्शंस के साथ या दो विकल्पों के साथ ग्रैंड विटारा आएगी। और यहाँ पे जो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों हमें देखने को मिल रहा है। ECVT वाला वर्जन है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आ रहा है। ये यूनिट यानी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्लस ECVT, ये टोयोटा के गठजोड़ या टोयोटा की तरफ से इसमें दिया गया है। मारुति सुजुकी का कहना है कि पूरी तरह से डेवलप जो कार है मारुति सुजुकी के R&D के तरफ से ही की गई है। सिर्फ वो यूनिट जो है वो टोयोटा की तरफ से आया है, लेकिन जैसा हमें पता है कि प्रोडक्शन अब टोयोटा के प्लांट में होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसकी ड्राइव की। हाँ, मैंने सबसे पहले शुरुआत की मैनुअल ट्रांसमिशन, जो माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है, पेट्रोल वर्जन, पेट्रोल ही इंजन ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें। तो उसकी जो ड्राइव थी मुझे पेपी लगी शुरुआत में, उसकी चुस्ती अच्छी लगी। जो ट्रांसमिशन था वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ होता तो वो ज़्यादा क्विक गाड़ी ज़रूर महसूस होती। लेकिन जब आप टॉप स्पीड पे जाते हैं या 100 की स्पीड जब पकड़ लेते हैं, उसके बाद इसकी स्पीड या ऐसा ग्रंट जो इसे हम पुल कहते हैं, वो उतना चुस्त, उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगा। ओवरऑल शांत ड्राइव थी। जो राइड क्वालिटी थी वो भी आपको स्मूथ लगेगी। मैं पिछले सीट पर बैठ के भी मैंने टेस्ट किया था। और जो 100 की स्पीड के बाद जो है मामला आपको ठंडा होते हुए नजर आएगा। सस्पेंशन मुझे अच्छा लगा। स्टीयरिंग में थोड़ा सा और रिस्पॉन्स होता, थोड़ा सा और
रिस्पॉन्सिव वो होता तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ओवरऑल फील आपको मारुति वाली ही लगेगी। इस मैनुअल वाले वर्जन में लगा कि हाँ, इंजन में ताकत है शुरुआती माहौल में, और एक बेहतर ट्रांसमिशन होता तो और ज़्यादा बेहतर ये चलती या भागती। वही चीज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले में महसूस हुआ कि बेहतर मुझे वो स्मूदर लगी इन दोनों में, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसमिशन था वो मुझे बेहतर लग रहा था, और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आपको नहीं लगेगा, लेकिन यह है कि शहरी माहौल पर एक सेंसिबल प्रैक्टिकल गाड़ी के तौर पर ये मुझे फील हुई। इंटीरियर्स मुझे अच्छे लगे, साफ सुथरे हैं, प्रीमियमनेस भी आपको महसूस हो रही है। इसके अलावा जो सेकेंड रो में स्पेस है, कंफर्ट है, राइड क्वालिटी है, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। इंजन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इट डज द जॉब, एंड आई थिंक जो शहरी माहौल में या आमतौर पर हम जो अर्बन एसयूवी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी फिट होती नज़र आ रही है। लेकिन इन तीनों में ही सबसे बेहतर या मज़ेदार जो ऑप्शन मुझे लगा वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ही लगा। ECVT ट्रांसमिशन के साथ है वो। उसमें ड्राइव के बारे में बताने से पहले उसके जो एक्सटीरियर में जिस तरह के हाइलाइट्स हैं, या जो क्लैडिंग हमें देखने को मिली, अंदर जिस तरह के इंसर्ट्स वुडन वाले फील दिए गए हैं, वो थोड़े से प्रीमियम फील होते हैं और वो आपको अच्छे लगेंगे। वहीं अच्छी लगेगी इसकी ड्राइव भी, और वो थोड़ी ज़्यादा मुझे चुस्त लगी, और जो 100 या 120 के आसपास जो आप ग्रंट कहते हैं, जो पुल कहते हैं, वो थोड़ा बेहतर मुझे महसूस हुआ, और वो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटिंग गाड़ी ओवरऑल मुझे लग रही। तो इनकेस आप सोच रहे हैं कि हाँ, इस सेगमेंट में एक तेज तर्रार लेकिन प्रैक्टिकल गाड़ी आप लेने की सोच रहे हैं, तो फिर इन तीनों में मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा। प्राइसिंग के बारे में भी पता नहीं है प्राइसिंग कैसी होगी, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि टोयोटा और मारुति दोनों जब लॉन्च कर रही है सेम प्रोडक्ट अलग अलग नाम के साथ, तो फिर हमें लग रहा है कि प्राइसिंग इसकी काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंपनी मारुति सुजुकी ज़रूर रखेगी। आई नो आप डिटेल रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि जो त्योहारों का मौसम जो बस शुरू होने वाला है, इन दोनों गाड़ियों को हम लॉन्च होते हुए देखेंगे, और इसके बाद जो चीज़ें बच गई हैं रियल लाइफ ट्रैफिक में, उबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर, वो उसका प्रदर्शन कैसा है, वो सब हम आपको बताएंगे। 2022 बहुत ही खास मर्सिडीज बेंज इंडिया के लिए होने वाला। क्यों? क्योंकि एक जो वजह है वो तो हमारे ठीक पीछे है, आ गई है लेटेस्ट EQS, वो भी AMG अवतार में। लेकिन इसके अलावा क्यों खास है, इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए खुद संतोष हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया बोलिए सो मच। पहली बात तो ये कि EQS वो भी AMG अवतार में, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस था, एंड हाउ यू नो टेकिंग इट टू द मार्केट? एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट हुआ 2 साल पहले। हमने EQC लॉन्च किया इंडिया में जैन 2019, और उस टाइम लोग कहते थे कि आपने EV क्यों लॉन्च की लग्जरी सेगमेंट में, मार्केट डिमांड है EV के लिए, इंडिया रेडी नहीं है EV में। बट 6 महीने में हमने देखा कि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हम सप्लाई नहीं कर पाए, और उस टाइम में हमने डिसाइड किया कि हम कार लोकलाइज करेंगे इंडिया में एंड EV, बिकॉज कस्टमर रेडी है, हमें रेडी होना ज़रूरी है। सो वी डिसाइडेड ऑन द EQS 580, जो अगले महीने हम पूना से रोल आउट करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम वी आर रोलिंग आउट द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड विच इज़ द EQS, व्हाट कैन बी स्लाइटली बेटर देन द EQS, एंड दैट्स द AMG। एंड देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि इसको हम इंपोर्ट करके वी विल लॉन्च द AMG फर्स्ट एंड देन द EQS 580। बोथ हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स। दिस इज पूरे परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट के लिए, जिसको ही वांट्स टू रियली बर्न द रबर, एंड दैट इज मोर प्रैक्टिकल for long range, also has all the luxurious comfort, so the customer has a choice between AMG। लेकिन इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे। आपने एक और चॉइस की बात की है which is the 7-seater, वो भी आप लॉन्च कर रहे हैं। Yes, that's on the anvil now। लास्ट क्वार्टर इस साल में हम GLB इंट्रोड्यूस करेंगे, जो 7-seater लग्जरी EV है। That will be the first EV or a luxury EV in a 7-seater space, so that also we are very keenly looking forward for। practicality के तौर से joint families in India, sometimes you need the 7-seat। I should also say कि ऐसा नहीं कि वो 7-seat is a proper 7-seater in that sense, but yes, it's a functional car and a big enough SUV for Indian market, so that will come in the end of the year. One question I had in mind, if you look at the electric cars versus your legacy brands which you have, S-Class, Maybach, the kind of pricing you charge, तो ये उस pricing के हिसाब से क्या कस्टमर्स में आपने इनोवेशन देखा है कि EV के लिए हम क्यों इतना पैसा दें, या EV के लिए उनका प्राइस का माइंडसेट अलग होता है? नहीं, EV ट्रेडिशनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट इज मच मोर एक्सपेंसिव देन ICE। बट अगर आप EQS का एग्जांपल देख लो, द S63 AMG, जो इसका इक्विवेलेंट AMG वर्जन, वाज अराउंड 2.8 crores, 2.7 crores, so ये 2.45 में दिस इज अ गुड पैकेज। वी विल ऑल्सो अनाउंस द प्राइस ऑफ द EQS व्हेन वी लॉन्च नेक्स्ट मंथ।
So we will at par with the S class. We are clear. अगला 5 साल में 25% सेल EV से होगा and by 2030 we will be all in on EV. And how is it changing? I mean, what's your feedback on If I that? go with the demand, I think, as I said, we should be able to cater to the demand. The customer is ready in India. We saw that with the EQC. I am sure आज अभी price announce हुआ है. शाम को we have also our dealers coming in. It is a matter of time. These cars, we don't have an issue with the demand side. It may only be with the supply side. How's the backlog? Last time we chatted, you had more than 5,000 in that We have time. now close to 6,000 plus, and we have more than 5 to 6 months of waiting period. And some of the car like the GLS and the Maybachs, they are all 1 year plus waiting. G-Wagon, we have stopped taking bookings for some time. So if I go top end में जाऊँगा तो और भी severe है. Even an E-Class today is 2 to 3 months of waiting. So हमारा जो current campaign है, ये this marketing campaign says please plan in advance. अगर आपको क्रिसमस में गाड़ी चाहिए तो आज आप बुक कीजिएगा. So we have to be transparent on the booking process, and it's a big pressure on us. Today if you ask, बहुत लोगों का बेटी का शादी है, सिस्टर का शादी है, रक्षाबंधन का, they wanted to gift a car, and when you are not able to deliver, then it hurts us more than anything else. So we are also cautious. We don't want to just create huge bookings. So we have to be transparent to customers to say इतने टाइम में ही आपको गाड़ी मिलेगा. And last question, is chip shortage still a thing, or and how do you? Chip shortage, frankly, has come down, but I would say chip shortage or part shortage still continues. Currently, we are airlifting parts every week. We have opened new channels to airlift. पहले हमसे बॉम्बे से आता था, अब बैंगलोर, दिल्ली से भी हम we get the parts from Germany to Bombay, Delhi, and then we ship it to Pune. But this issue will remain for another 6 to 8 months' time because global supply chain is still not settled. Logistics is a challenge, and we are working on it. Thank you so much, and Thanks for joining us. congratulations. Thank Good you. luck Glad for you like the car. New, Thank you. 2 new launches. Thank you so much. तो देख सकते हैं पेट्रोल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं. इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इन गाड़ियों के बारे में हमें ज़रूर बताइए. अपने संदेश, अपने कमेंट्स हमें आप भेज सकते हैं. हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा स्नैपचैट के ऊपर भी. वहाँ पर भी हम बहुत एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट देते हैं और लेटेस्ट खबरें timesdrive.in पर तो मिलेंगी ही. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक लेटेस्ट स्कूटर के अपडेट की, वो भी इलेक्ट्रिक ही है. नमस्कार, मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के इस वीडियो में. मैं हूं अंकुर तनेजा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओला का इलेक्ट्रिक S1 Pro एक बार फिर आज मेरे साथ है. अब ओला इलेक्ट्रिक जो है वो इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में राज करने की फिराक में है, लेकिन शुरुआत में जो स्कूटर्स रोल आउट हुए थे वहाँ पर कस्टमर्स को कुछ ग्लिचेस इसमें देखने को मिले थे, कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी. लेकिन अब ये जो स्कूटर है इसमें एक नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करा गया है और साथ ही साथ मेरा इस वीडियो में फोकस रहने वाला है कि जो ग्लिचेस शुरुआत में स्कूटर्स रोल आउट हुए थे उनमें देखने को मिल रहे थे, जैसे कि बैटरी ड्रेन आउट होना, सडनली स्कूटर का बंद हो जाना और कुछ और जो इश्यूज़ इसमें कस्टमर्स फेस कर रहे थे. मेनली मेरा फोकस उन सब मुद्दों पर इस वीडियो में रहने वाला है और साथ ही साथ इसका जो अभी रेंज दिखा रहा है वो 113 किलोमीटर्स नॉर्मल मोड में दिखा रहा है और इको मोड जो नया इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है उसमें ये रेंज दिखा रहा है अभी 137 किलोमीटर्स. पहले जो इसमें नया अपडेट आया है नए सॉफ्टवेयर का, जो इसमें अब मूव OS 2.0 वर्जन इस ओला स्कूटर में ओला अब देने जा रही है, उसमें क्या एडिशनल फीचर्स ऐड अब हुए हैं, पहले उनकी बात करते हैं. सो पहला जो एडिशन हुआ है वो है अब ये ऐप कंपैटिबिलिटी. ओला इलेक्ट्रिक की जो ऐप है उसके थ्रू कुछ फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं. मेनली फीचर जो पहले कुछ कस्टमर्स की शिकायत थी कि पासवर्ड के थ्रू इसको लॉक अनलॉक करना पड़ रहा है, अगर अगल बगल वाला कोई देख ले तो स्कूटर लेके निकल सकता है. लेकिन अब इस ऐप के थ्रू स्कूटर को अनलॉक कर सकते हैं. स्कूटर अनलॉक हो गया एंड जो इसका ट्रंक है वो भी अब इस ऐप के थ्रू यहाँ पे दिया गया है. उसको दबाएंगे एंड ये ट्रंक यहाँ पर खुल गया. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐप में इसके दी गई हैं. इसके अलावा ऐप में जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, कितना चार्ज है, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और हाइपर मोड में कितनी रेंज बची है. इसके अलावा
इसमें क्रूज़ कंट्रोल जो है, जो पहले एक्टिवेट नहीं होता था, आप क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने चलाया भी है उसको अच्छे से, कई बार उसको मैंने ऑन ऑफ किया 5-6 बार, तो वो ईज़िली काम कर रहा था। एंड ऑटोमेटिकली जैसे ब्लूटूथ इसका ऑन है, आपने इसको पहले कनेक्ट करा हुआ है अपने इस ओला स्कूटर से, तो ऑटोमेटिकली वो उसको रीड कर लेगा और वो कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेविगेशन भी अब इसमें दिखा रहा है यहाँ पे। नेविगेशन जो पहले अवेलेबल नहीं था, अब नेविगेशन वाला फीचर भी इसमें ओला दे रही है। नेटवर्क आई डोंट नो यहाँ पे थोड़ा स्लो है, अब नेविगेशन में भी नेटवर्क की वजह से अभी काम नहीं कर रहा है। बट एक और चीज़ जो मुझे लगता है जहाँ पर थोड़ी और सुधार की ज़रूरत है, वो है इसके टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स। 7 इंच का स्क्रीन दिया गया है। देन एक और जो फीचर ऐड हुआ है वो है नया इको मोड। 3 मोड तो पहले थे ही, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर, बट अब एक इको मोड भी इसमें ऐड करा गया है जिसकी टॉप स्पीड रहेगी 40 किलोमीटर की, नॉर्मल मोड में 80 की है, देन स्पोर्ट मोड में 95 की है, एंड हाइपर मोड में अराउंड 115 की टॉप स्पीड ये स्कूटर पकड़ सकता है। कुछ जो चीज़ें मुझे लगता है जहाँ पर अभी सुधार की ज़रूरत है, जो बहुत से कस्टमर्स को शुरुआत से है, पैनल गैप वाला इशू अभी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ये पैनल गैप थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी सुधार की ज़रूरत है। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर, मैंने काफ़ी हद देर तक इसके यूज़ किए, क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया, रिवर्स मोड यूज़ किया है, मोड चेंज करे हैं, हर मोड में चलाया है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, हाइपर, सब मोड मैंने इसको यूज़ किया है। इसका म्यूज़िक जो है उसको भी मैंने कम ज़्यादा, ट्रैक आगे पीछे कराया, वॉल्यूम, उन सब फीचर्स को मैंने बार बार एक्सेस करने की, बार बार यूज़ करने की कोशिश की है। तो वो अभी फ़िलहाल जितनी देर तक मैंने इसको यूज़ किया है वो परफेक्टली काम कर रहे थे। तो परफॉर्मेंस वाले एरिया की बात करूं तो वहां पर स्कूटर का परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फैक्टरी देखने को मिला। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे फील नहीं हुई। इको में अगर आप थोड़ा इजी राइड चाहते हैं तो वहां पर वो इको मोड में मिल सकता है, नॉर्मल में थोड़ा उससे ऊपर, स्पोर्ट में थोड़ा उससे ऊपर, और हाइपर में इसका पूरा परफॉर्मेंस अनलीश होता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट भी इसकी परफॉर्मेंस के दौरान आपको देखने को मिलेगा। ये स्कूटर पिछले 1-1.5 महीने से मेरे साथ था, तो मैंने अलग अलग कंडीशंस में, गर्मी थी थ्रू आउट, 100-150 किलोमीटर तक भी इसको थ्रू आउट चलाया, एक लंबी राइड भी की, हाइपर मोड में भी काफ़ी देर तक चलाने की कोशिश की, एंड अलग अलग मोड में इसका परफॉर्मेंस भी मैंने चेक किया। तो एक जो चीज़ मैंने अब इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसमें महसूस की वो है कि अगर आप इसको ज़्यादा देर तक हाइपर मोड में चला रहे हैं, 10-12 किलोमीटर के बाद ऑटोमेटिकली जब इसका सेंसर ये सेंस करेगा कि इसकी बैटरी हीटअप हो रही है हाइपर मोड में, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इको मोड में स्विच कर जाएगा। Reduced performance. Can't switch modes. फिर आते हैं इसके कंफर्ट वाले फैक्टर पर, तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ओला ने इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट किया है। सीट का जो लेंथ है, विड्थ है, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुशनिंग मुझे लगता है थोड़ी बेटर इस ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीट में होनी चाहिए थी। फिर कंफर्ट को लेकर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहाँ पर भी स्टिफनेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सड़क पर चाहे छोटे गड्ढे हों या मोटे गड्ढे हों, हर गड्ढा आपको इस स्कूटर में फील होने वाला है। एंड कभी कभी थोड़ा स्कूटर में नॉइज़ भी फील होता है जब ये गड्ढे में जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज सस्पेंशन इसका काफ़ी स्टिफ देखने को मिलता है। फिर आते हैं ब्रेकिंग वाले डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर आप तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं, धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग इसमें मुझे देखने को नहीं मिली। तेज़ रफ्तार में अगर आप सडन ब्रेकिंग भी करते हैं तो वहाँ पर भी इसकी ब्रेक्स जो हैं परफेक्टली काम करती हैं। फिर 1-2 इश्यूज़ जो मुझे लगता है और इसमें सॉर्ट होने की ज़रूरत है, एक इसमें मुझे लगता है फिज़िकल लॉक अनलॉक बूट के लिए होना चाहिए। एक सिचुएशन ऐसी हुई जब इसका बूट लॉक हो गया और वो स्क्रीन से जो इसका लॉक अनलॉक का टच है, आइकन है, वहाँ से दबाने के बाद वो खुल नहीं रहा था। फ़ोन में भी आपको इसमें बूट ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है, तो जब मैंने इसको फ़ोन से ओपन किया तब वो खुल गया। इन केस दोनों चीज़ें उस समय काम नहीं कर रही होती तो बूट मैं एक्सेस नहीं कर पाता था। तो मुझे लगता है इसके लिए एक फ़िज़िकल स्लॉट की का होना चाहिए बूट को खोलने और बंद करने के लिए, ताकि इन केस कुछ ज़रूरी सामान आपका रखा है, चार्जर आपको निकालना है, तो वो आप ईज़िली एक्सेस कर सकें बिना सॉफ्टवेयर पर डिपेंड हुए। अब बात करें इन अपडेट्स के बाद ये कितना बेटर हुआ है, तो मुझे लगता है एक ओवरऑल बेटर पैकेज तो ये ऑब्वियसली ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर बना है। काफ़ी नए एडिशनल फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, नेविगेशन, इको मोड जैसे फीचर्स अब इस स्कूटर में देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा और फीचर पैक अब ये ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया है, जो कि एक कस्टमर के लिए अच्छी बात है।
परफॉर्मेंस भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री इस स्कूटर में देखने को मिलता है। कोई ग्लिच इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे इस स्कूटर में फील नहीं हुआ। पिछले 1.5 महीने से स्कूटर मेरे साथ था, तो हर तरह की कंडीशन में मैंने इसको चलाया। हालांकि वो हाइपर मोड वाला जो बात मैंने पहले कही, वहाँ पर मुझे लगता है निराश कुछ लोग होंगे कि ये ऑटोमेटिकली इको में स्विच हो जाएगा। जब बैटरी का सेंसर रीड करेगा कि बैटरी हीटअप हो रही है, तो वो एक चीज़ अब इसमें देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अदरवाइज परफॉर्मेंस अच्छा खासा इस स्कूटर में देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है एक बेटर अपग्रेड ज़रूर है ये पिछले वर्जन के मुकाबले। हालांकि कुछ एरियाज़ अभी भी इसमें ऐसे हैं जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, एंड स्पेशली एक आफ्टर सेल सर्विस वाला फैक्टर जो है, वहाँ पर भी कस्टमर्स इसको लेकर काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कुछ जो चीज़ें हैं सुधर गई हैं, कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पर अभी सुधार की ज़रूरत है। बट उसके अलावा तो परफॉर्मेंस, फीचर्स, राइड क्वालिटी को लेकर एक पहले से बेटर पैकेज ज़रूर बना है, बशर्ते जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वो अगर सुधार दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं। एंड ओला ने यह भी अनाउंस भी कर दिया है कि उनका नया सॉफ्टवेयर अपडेट दिवाली के आसपास आ जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज़ अभी देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है ये सुधारे जा सकते हैं उस अपडेट के साथ साथ। तो ये जो गाड़ियां आपने अभी तक देखी हैं हमारे आज के एपिसोड में, कैसी लगी, उनके बारे में कोई सवाल या किसी अलग गाड़ी के बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ भेजिए। बहुत सारे जरिए हैं आपके पास, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर स्नैपचैट, और टाइम्स लाइव ऑन इन तो है ही हमारा वेबसाइट जहाँ पर लेटेस्ट खबरें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर टाइम्स लाइव शो देखना है तो इसी चैनल पर इसी वक्त अगले हफ्ते फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।